नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर आए थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में शामिल हुए। नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री एक साथ मंच पर नजर आए और उन्होंने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि आग से ज्ञान नहीं जलता। अब प्रधानमंत्री के नालंदा विश्वविद्यालय आने से मान सम्मान जो है नालंदा विश्वविद्यालय का कितना बढ़ा, किस प्रकार से आगे उसका विकास होगा, क्या नए काम होंगे, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे जो बातचीत वहां पर हुई है। लेकिन इसके अलावा बिहार में राजनीति भी तो उफान मार रही है और जिस तरीके से बीते दिनों बीजेपी के मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, उनका एक बयान सोशल मीडिया पर घूम रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि अब अपराधियों की खैर नहीं, ठोक दिए जाएंगे, बचना मुश्किल है। सम्राट चौधरी की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन उन्हीं की सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड सीधे उनके बातों से अपने आप को अलग कर रही है और कह रही है कि देखिए बिहार में योगी मॉडल नहीं, नीतीश मॉडल चलता है, कानून के हिसाब से काम करता है। तो जेडीयू और बीजेपी में तकरार इस मुद्दे को लेकर देखने को मिल रहा है। लेकिन बात हम इसके अलावा भी करेंगे। जिस तरीके से अभी पूर्णिया के रुपौली में विधानसभा का उपचुनाव होना है और उसके लिए नामांकन का दौर जारी है। जेडीयू के कलाधर मंडल ने पहले ही नामांकन कर लिया था। बीते दिन बीमा भारती को राजद ने सिंबल दिया और आज उन्होंने भी नामांकन पर्चा भर दिया है। कल निर्दलीय शंकर सिंह भी मन बना रहे हैं नामांकन करने का, लेकिन इसी बीच पप्पू यादव का बीमा भारती के खिलाफ एक बड़ा बयान आया है, विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर, जिन्होंने यादव और मुसलमानों के काम नहीं करने पर एक बड़ी बात कह दी थी, अब उन्हीं की पार्टी के जो पूर्व सांसद हैं अशफाक करीम, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि माफ़ी मांगनी होगी, अगर नहीं मांगेंगे तो नीतीश कुमार जो चाहते हैं वो कभी नहीं होगा। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। सबसे पहले चर्चा तो हम नालंदा विश्वविद्यालय पर करेंगे, राजगीर पर करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री कोई पहली बार राजगीर पहुंचा और जिस तरीके का वहाँ पर माहौल था, जिस तरीके के भाषण हुए, चाहे नीतीश कुमार ने दिए चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए, कैसे देख रहे हैं? क्या सचमुच अब नालंदा विश्वविद्यालय जो उसका एक स्वर्णिम इतिहास रहा है फिर से वो दुनिया के सामने आएगा? जो स्वर्णिम इतिहास था वो लौटेगा कि नहीं लौटेगा ये तो समय बताएगा, मगर ये जरूर है कि इससे गौरव बढ़ा है देश का। और 17 देशों के राजदूत वहाँ मौजूद थे आज उद्घाटन के मौके पर, और 17 देशों के सहयोग से वो विश्वविद्यालय चल रहा है। यानी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वाकई में है, सिर्फ नाम का नहीं है। और उतने देशों के विद्यार्थी वहाँ पढ़ रहे हैं, रह रहे हैं, और वहाँ स्नातकोत्तर की पढ़ाई होती है अलग अलग भाषाओं में, धर्मों के ऊपर। माने जो जनरल यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई होती है वो वहाँ नहीं होती है, वहाँ अलग तरीके की पढ़ाई होती है। तो ये एक बड़ी बात है कि बिहार में एक ऐसा केंद्र है जहाँ पूरे विश्व से विद्यार्थी आ रहे हैं पढ़ने। मगर जो नालंदा विश्वविद्यालय था प्राचीन काल का, वो तो अद्भुत था, उसकी तो कल्पना सिर्फ की जा सकती है। और उसके बारे में बताया ये जाता है कि उसके 4 द्वार थे उस प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के, और उस पर जो द्वारपाल खड़े रहते थे वही छात्रों की परीक्षा ले लेते थे। अच्छा। कोई छात्र नामांकन के लिए आता था तो वहीं वो सवाल जवाब करके ये परख लेते थे कि ये विश्वविद्यालय में दाखिले के लायक है कि नहीं है, और है तो उसको भीतर आने दिया जाता था, नहीं है तो वहीं से लौटा दिया जाता था। इतने जानकार और विद्वान द्वारपाल वहाँ होते थे। तो वहाँ के शिक्षक कैसे होते होंगे, ये सोचने की बात है। वैसे न शिक्षक हैं अब, न वैसे छात्र हैं, न वैसे विश्वविद्यालय हैं। और उस विश्वविद्यालय को एक सिरफिरा बख्तियार खिलजी नाम का आक्रांता था, मुग़ल शासक था, उसने उसको तहस नहस कर दिया। दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी वहाँ उस विश्वविद्यालय में, उसमें आग लगा दिया जाते समय।
और बताते हैं कि 6 महीना तक वो लाइब्रेरी जलता रहा और सब पुस्तकें खाक हो गई। और देखिए मज़े की बात ये है, और हिंदुस्तानियों का चरित्र समझिए, बिहार के लोगों का चरित्र समझिए कि उसी बख्तियार खिलजी के नाम पर बगल में बख्तियारपुर है। समझ गए? बीच बीच में उसका नाम बदलने की चर्चा होती है, मगर एक तबका खड़ा हो जाता है कि नहीं साहब ये नाम रहना चाहिए। हाँ, तो ये इस प्रदेश की मानसिकता है कि जिसने आपको लूटा, पीटा, काटा, मारा, आपके ज्ञान को बर्बाद कर दिया, पुस्तकालय को जला दिया, और उसके नाम पर शहर बसा हुआ है। ये तो शर्म की बात है, चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है बिहारियों के लिए। जरा भी अगर स्वाभिमान है तो उसका तुरंत उस शहर का नाम बदला जाना चाहिए। और दूसरी बात है कि प्रधानमंत्री के आने से वहाँ उसका महत्व बढ़ गया है। बीच में तो वो तरह तरह के नकारात्मक बातों को लेकर चर्चा में चला गया था वो विश्वविद्यालय। कई कुलपति वहाँ ऐसे बन गए जो दिल्ली में रहते थे और यहाँ विश्वविद्यालय यहाँ चलता था, उनका कार्यालय दिल्ली में चलता था। कभी वो आए नहीं और रिटायर हो गए। तो ऐसे ऐसे लोग, और पैसे का भी बहुत वहाँ बंदरबाट की खबरें आती रही। प्रधानमंत्री आए तो केवल भाषणबाजी उन्होंने नहीं किया, जो भग्नावशेष थे पुराने विश्वविद्यालय का उसको पूरा घूमा उन्होंने, सब कुछ अवलोकन किया। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आग से ज्ञान नहीं जलता है, वो क्या इशारा कर रहे थे? ये बड़ी बात उन्होंने कही। उनके कहने का मतलब ये था कि बख्तियार खिलजी ने तो जला दिया, मगर देखिए हमने फिर नया विश्वविद्यालय खड़ा कर लिया, उसी के टक्कर का, उसी के बराबरी का लगभग हमने नया खड़ा कर लिया। अब बराबरी का वाकई वो बन पाता है कि नहीं बन पाता है ये तो समय बताएगा, मगर अभी तो फिलहाल एक ढांचा खड़ा कर लिया गया और पढ़ाई लिखाई वहाँ चल रही है, पहले से चल रही है। अब अपना परिसर उसको मिल गया। अब अपना परिसर मिल गया। उसी के उद्घाटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नालंदा पहुंचे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि एक प्रधानमंत्री को वहां पहुंचने में इतना वक्त कैसे लग गया। ना पटना विश्वविद्यालय में कोई प्रधानमंत्री पहुंचा था, ना नालंदा विश्वविद्यालय में पहुंचा था। बिहार के जो इतिहास रहे हैं, जो मतलब कि पटना विश्वविद्यालय में तो आए थे, पीएम मोदी आए थे। नहीं, मोदी जी ही आए थे, उसके पहले तो कोई नहीं आया था, पहले कोई नहीं आया था। यही सवाल है मेरा कि आखिरकार सब कुछ मोदी जी के ही भरोसे, पिछले प्रधानमंत्री का क्या ध्यान इधर बिहार पर नहीं गया, बिहार के इतिहास पर कभी नहीं गया? नहीं, पटना विश्वविद्यालय का ऐतिहासिक महत्व रहा है और देश के कई कद्दावर नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा भी उसी विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। मुख्य बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने उनसे हाथ जोड़कर मांग की थी कि इस विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी घोषित कर दीजिए, लेकिन उन्होंने भरी सभा में इसको इनकार किया और कहा कि इन मानकों पर खरे उतरिए तो और अच्छा हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी बात उस समय नहीं सुनी। अब दोनों की मिलकर एक सरकार बनी है, तो दोनों अपनी केमिस्ट्री दिखा रहे हैं कि दोनों में बहुत अच्छी समझ है और सूझबूझ है। तो अब आज नालंदा में उनके आने को उसके राजनीतिक महत्व को भी समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी नालंदा विश्वविद्यालय में अचानक आए हैं। हालांकि ये कार्यक्रम मनमोहन सिंह की सरकार में ही इस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम उसके मेन कर्ता धर्ता थे। नीतीश कुमार ने आज कहा कि मनमोहन सिंह की सरकार में तो सहयोग ही नहीं मिल रहा था मुझे। नहीं, सहयोग मिले नहीं, गठन उसी समय हुआ, स्थापना भी उसी समय हुई। अमर्त्य सेन, अब्दुल कलाम जैसे लोग इसके कमेटी में रहे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रहे। सवाल उठा था जिसमें अब्दुल कलाम ने, राष्ट्रपति ने इस कमेटी से हटकर और ये बताया था कि गोपा सभरवाल नाम की पहली जो वाइस चांसलर बनी थी वो योग्य नहीं थी, वो रीडर थी, और एक रीडर को, अयोग्य व्यक्ति को बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का। तो इसका विरोध उन्होंने किया था। और मैं खुद ही, मुझे याद है बहुत अच्छी तरह से कि मैंने नीतीश कुमार से ये सवाल पूछा था कि गोपा सभरवाल को किस तरह से बनाया गया वहाँ वाइस चांसलर। तो वो बहुत नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा आप जाके अमर्त्य सेन और उन लोगों से पूछिए, हमारी गलती नहीं है।
तो नीतीश कुमार कितने संजीदा हैं इस विश्वविद्यालय को लेकर। हालांकि जब शुरुआत हुई थी तो काफ़ी संजीदगी उन्होंने दिखाई थी, 500 एकड़ ज़मीन दिया है और खूबसूरत भवन बन के तैयार है, ये सब नीतीश कुमार के कारण हुआ है। तो नालंदा में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय बन के तैयार है। अब प्रधानमंत्री मोदी को करना है कि इस विश्वविद्यालय की जो पुरानी प्रतिष्ठा थी वो कैसे आ जाए। फिलॉसफी और भाषा और ज्ञान, भाषा साहित्य की जानकारी अभी वहाँ पर उसकी पढ़ाई ज़्यादा हो रही है। दुनिया भर के दर्शन जो हैं उसकी पढ़ाई हो रही है, उसको पढ़ने के लिए दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। लेकिन उस लेवल के क्या, जब गोपाल सभरवाल जैसे व्यक्ति वहाँ पर वाइस चांसलर बनेंगे तो क्या बिहार में ज्ञान की कमी है? बिहार में क्या ऐसे लोग नहीं हैं जो वहाँ के वाइस चांसलर बन सकते हैं? क्या उनका चयन नहीं हो सकता है? मोदी जी को अब ये करना है कि नालंदा विश्वविद्यालय के नए भवन का लोकार्पण उन्होंने कर दिया है। अब इस भवन से कुछ नहीं होगा। जो ज्ञान जलने की कह रहे हैं कि किताबें जलने से ज्ञान नहीं जलती, तो अब उनको दिखाना पड़ेगा कि विश्वविद्यालय के उन्होंने क्या किया। इसकी प्रतिष्ठा कायम करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है, उम्मीद की जा सकती है। हमारे जापान से, इंडोनेशिया से, चाइना से और दूसरे अनेक देशों से जो सहयोग मिल रहा है उसका सही उपयोग हो जाए तो विश्वविद्यालय अपने आप में चल पड़ेगा। तो ये करना नरेंद्र मोदी को है। देखिए, नीतीश कुमार तो बड़े दिनों बाद आज भाषण देते दिखाई दिए, लेकिन फिर आज उनका एक वीडियो वायरल हो गया, प्रधानमंत्री जी का हाथ पकड़ कर देख रहे थे कि वोट दिए कि नहीं दिए। देखिए, वो बतलाएंगे, मगर उसके पहले ये कहना जरूरी है कि ये विश्वविद्यालय मूलतः नीतीश जी की ही कल्पना थी और उन्होंने ये सोचा कि ऐसा एक बनना चाहिए उसके बदले में, और पहल उन्होंने की। उस समय दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, फिर कांग्रेस सरकार से बात हुई उनकी और वो हुआ कि इसको और अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दिया जाए, जो एशियाई देश हैं उनका सहयोग लिया जाए, तब ये इतना विशाल स्वरूप इसका बन के आया। दूसरी बात कि जो आज प्रधानमंत्री की उंगली वो देखने लगे, तो नीतीश जी का बाल मन जो है सो रह रह के जाग उठता है। इस अधेड़ावस्था में या वृद्धावस्था में कहिए कि उनका बाल मन जब तब जाग जाता है और वो बाल सुलभ कौतूहल कर दिखाते हैं। उसी तरह उन्होंने प्रधानमंत्री की उंगली पकड़ लिया और देखने लगे कि वोट दिया है कि नहीं, आपने स्याही का दाग है कि नहीं, तो वोट दे दिया है। प्रधानमंत्री से कुछ बात भी हो तो नहीं पता चला कि क्या बात हुई, मगर दोनों मुस्कुराते रहे और फिर वो जिस अंदाज में बोल रहे थे वो भी हास्य की शैली में ही बोल रहे थे। और उसके ठीक पहले एक दिन उन्होंने पटना में विधानसभा परिसर में 2-3 मंत्रियों का सर आपस में टकरा दिया और संयोग था कि तीनों टीका लगाए हुए थे तो तीनों का सर टकराया। इसके 2-3 साल पहले भी उन्होंने एक बार सर टकराया था ऐसे। और तो इस तरह की बाल सुलभ कौतूहल वो करते रहते हैं। पता नहीं उनके मन में क्या आता है, क्या होता है कि वो इस तरह से, और वो हंसी के पात्र बन जाते हैं। इसको लोग बहुत ये में अच्छे में नहीं लेते हैं, लोग खिल्ली उनकी उड़ती है इससे। देखिए, अब इस पर तो हमने चर्चा कर ली, लेकिन बिहार में तो अभी राजनीति भी उफान मार रही है। देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी से जदयू के नवनिर्वाचित सांसद, उन्होंने एक बयान दे दिया था कि यादव मुसलमान ने उनको वोट नहीं दिया है तो व्यक्तिगत काम उनका नहीं करेंगे। खूब इस पर छीछा लेदर भी हो गई उनकी, विपक्ष ने इसे मुद्दा भी बना दिया। अब जदयू के तरफ से जो अशफाक करीम ने साफ तौर पर कहा है कि माफ़ी मांगनी होगी। राजद छोड़कर जदयू में आए थे, पूर्व सांसद हैं, अब उनके बयान को हल्के में तो नहीं लिया जा सकता। नहीं, हल्के में नहीं लिया जा सकता। और ये भी बात ठीक है कि देवेश चंद्र ठाकुर को जो बातें वो सार्वजनिक तौर पर कह रहे थे उनको नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन उनके मन का ये उद्गार था और इसका समर्थन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी किया है। उन्होंने भी कहा है कि हमको भी मुसलमानों ने वोट नहीं दिया है और ये उनके मन की उद्गार है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। तो देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर इस पर बहस छिड़ी है। कल भी हम लोग इस पर बातचीत कर रहे थे, तो कहना यह है कि जाति के आधार पर टिकटों का बंटवारा होगा, जाति के आधार पर क्षेत्र का चुनाव होगा, कौन से कैंडिडेट खड़े किए जाएंगे और जाति के आधार पर वोट मांगे जाएंगे। देश में जाति जनगणना इसीलिए कराई जाएगी कि जिसकी बड़ी हिस्सेदारी, जिसके संख्या उसकी उतनी भागीदारी। तो इस जाति के आधार पर जब सब कुछ होगा तो भाई, एक नेता ये कह रहा है कि इन लोगों का व्यक्तिगत काम मैंने किया है। ये लोग जो आते थे और उन्होंने यही कहा है
कि मैं इनका व्यक्तिगत काम नहीं करूँगा। जो लोग ये मांग कर रहे हैं कि उनको माफ़ी मांगना चाहिए, चाहे वो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं क्षेत्र का काम नहीं करूँगा, चाहे उस इलाके का काम नहीं करूँगा जहाँ मुसलमान या यादव रहते हैं। उनका कहना है कि मैं उनका व्यक्तिगत काम नहीं करूँगा। भाई, जो आदमी आपसे जाके विनती करता है कि आप मुझे वोट दीजिए, आप उसे वोट नहीं देंगे, ये पता चल गया, उस तो सूची निकल जाएगी, वीवीपैट का ये जो लिस्ट है उसे मालूम चल जाएगा। तो मान लीजिए जदयू के नेता अगर खुलकर खिलाफ में उतर जाए, विजय चौधरी का भी कल एक बयान था प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें वो कह रहे थे कि हम लोग ये सोचकर तो कभी काम ही नहीं करते हैं, चाहे रोजगार हो, चाहे विकास योजनाओं की बात हो। तो उन्होंने मतलब कि समर्थन भी नहीं किया, विरोध भी नहीं किया देवेश चंद्र ठाकुर का। लेकिन क्या एक मैसेज जो चला गया है जनता में, खासकर इन समाजों में, तो उससे एक नाराजगी का जो डर है उससे अब बचने की कोशिश हो रही है? जी बिल्कुल, उससे एक मैसेज तो निश्चित रूप से गया है। जातियों में विद्वेष, मैंने कि हमको वोट नहीं दिया तो हमारा काम नहीं होगा। और असल में मैं वही कह रहा था कि वो कोई भी केंद्रीय मंत्री, चाहे कोई भी पार्टी कोई योजना बनाती है तो किसी एक जाति और धर्म के लिए नहीं बनती है। अगर सड़क बननी होगी उनके क्षेत्र में तो वो सारे लोगों के लिए बनेगी। अगर खेतों में पानी आना होगा तो सबके खेतों में पानी आएगा। ये काम तो वो देवेश चंद्र ठाकुर करेंगे, लेकिन सार्वजनिक तौर पर उन्होंने उनका ये बोलना जरूरी था? हाँ, ये जरूरी नहीं था, उनको ये नहीं कहना चाहिए था। ये बात बिल्कुल उनको नहीं कहनी चाहिए थी, और सार्वजनिक तौर पर तो बिल्कुल ही नहीं। आप अपने बातचीत में वो कहते तो दूसरी, लेकिन उसका वीडियो हुआ और उसको लगातार वो उसको कंडेम नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि हमने ये बात कही है। तो ये एक नई बहस देश में जरूर छिड़ी है, और इस पर बहस होनी भी चाहिए कि क्या जो रामकृपाल यादव किन कारणों से हारे, जातिगत वोट के कारण हारे, उनको जातिगत विद्वेष के कारण वो उस क्षेत्र के लोगों ने हराया। आर.के. सिंह क्यों हारे? जाति के नाम पर उनको वोट नहीं मिला, इस कारण से हारे। तो जो अच्छे नेता हैं जाति के आधार पर वोट चुन कर नहीं जाएंगे तो किसका अहित होगा? क्षेत्र का, देश का अहित होगा। तो ये बहस छिड़ी है, छिड़नी चाहिए, इस पर बातचीत होनी चाहिए। जो लोग ये कह रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि मैं उनका व्यक्तिगत काम नहीं करूँगा। कोई भी नेता अगर कोई भी योजना लेकर आता है, कोई भी काम करता है, तो उसके किसी एक व्यक्तिगत नहीं होता है, वो पूरे क्षेत्र की होती है। ये माना जाए कि अशफाक करीम ने जो बयान दिया है ये जेडीयू में एक बगावत की शुरुआत है, क्योंकि जो नेता जिस समाज के हैं उनको भी अपने क्षेत्र में जाना है, जवाब तो देना होगा। तो लोग पूछेगा कि ये मैटर जब आपके पार्टी में उठा तो आपने इस पर किससे सवाल किया, किससे जवाब मांगा, क्या किया आपने? तो क्या उस बात का डर जेडीयू के यादव मुसलमान नेताओं में है? और क्योंकि विपक्ष ने कुशवाहा का भी मुद्दा इसमें खींच लिया है, क्योंकि देवेश चंद्र ठाकुर ने स्वार्थी बोल दिया था कुशवाहा समाज के कुछ लोगों को, और ये बहुत ज़्यादा बिगड़ते जा रहा है मामला। अशफाक करीम साहब ने जो बयान दिया है वो पार्टी के अंदर अपना महत्व बढ़ाने के लिए दिया है कि थोड़ा उछल कूद करेंगे, कड़े बयान देंगे तो उनकी बात ज़्यादा सुनी जाएगी, उनको महत्व मिलेगा। पार्टी में वो अभी किनारे हैं, साइडलाइन में हैं, उपेक्षित हैं, अभी आए हैं। हाँ, तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि हमारी भूमिका बढ़े, हमको दायित्व मिले, तो इसलिए वो बयान दे रहे हैं। देवेश चंद्र ठाकुर का बयान तो किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता, गलत बयान था उनका। वो सांसद हैं सीतामढ़ी के, किसी जाति विशेष के सांसद नहीं हैं। यहाँ जो मताधिकार होता है वो वयस्क मताधिकार है, जातीय मताधिकार नहीं है। यहाँ जातीय लोकतंत्र ये नहीं है कि आप जातियों के सांसद बन गए। तो कोई सरकार अगर मान लीजिए किसी कोई जाति या कोई धर्म के लोग उस सरकार को वोट नहीं दिए हों और वो सरकार बन जाए, तो इसका मतलब कि वो उसकी उपेक्षा करेगी। तो ये तो लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। मगर इसके पीछे जो कारण हैं उसकी पड़ताल जरूरी है, जो रवि जी कह रहे थे। और ये एक ओर आप जाति को बढ़ाइएगा, भड़काइएगा जातिवाद को, और दूसरी ओर चाहिएगा कि सब लोग मिलजुल करके रहें और सबका विकास और सबका साथ हो, तो ये कैसे संभव है? विद्वेष और प्रेम दोनों साथ साथ तो नहीं चलेगा, दोनों में से किसी एक को चुनना होगा आपको। तो ये राजनीति आज जिस दिशा की ओर जा रही है उसकी स्वाभाविक परिणति यही है। जातिवाद जिस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, कहाँ तो जाति मुक्त और धर्म मुक्त समाज बनाने की बात थी, समाजवादी ज़्यादा इस पर जोर देते थे, जाति तोड़ो अभियान चलता था, और उसी समाजवादी धारा के लोग आज जाति जाति चिल्ला रहे हैं। देवेश चंद्र ठाकुर जी के बयान से तो ये मुद्दा और उछलेगा।
उछलेगा, उछलना चाहिए। इस पर एक बार खुली बहस पूरे देश में होनी चाहिए, पक्ष विपक्ष हर तरह के विचार सामने आएँ और फिर उसमें से एक कंसेंसस बने तो वो देश हित में होगा। इसलिए इस पर खूब बहस होनी चाहिए, सबको इसमें शामिल होना चाहिए इस बहस में। यादव मुसलमान ने तो चलिए मानते हैं कि कोर वोटर हैं वो महागठबंधन के, वो उनको वोट देते होंगे, लेकिन इसी लोकसभा चुनाव में आपको कई सीटों पर कुशवाहा से झटका लगा। आगामी विधानसभा चुनाव है और कुशवाहा का भी मुद्दा जब उछल गया है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी खुलकर देवेश चंद्र ठाकुर के खिलाफ में बोल रही है जो एनडीए में है, तो जाहिर तौर पर समस्या तो झेलनी पड़ेगी एनडीए को। देखिए, ये अगर कोई जाति आपसे विमुख है तो ये उस नेता की विफलता है। कोई किसी पार्टी के साथ कोई जाति बंधी हुई नहीं होती है। अगर नेता विश्वास जीतने में सफल नहीं होगा तो वो इधर उधर वोट उसके छिटकेंगे, लोग दूसरी तरफ जाएंगे। मुझे याद है कि भागलपुर में एक जनसंघ के ज़माने से नेता हुआ करते थे, विजय कुमार मित्रा। विजय कुमार मित्रा वो सरकार में मंत्री भी थे, संयुक्त सरकार जब बनी थी 67 में, तब पथ निर्माण विभाग या कुछ ऐसे था उनको। और वो भागलपुर जैसे जहाँ की मुस्लिम आबादी बहुत है और अभी 89 में जो दंगा हुआ पूरे वर्ल्ड में वो उस पर चर्चा होती रहती थी, तो उस शहर से वो लगातार जीतते रहे, कई बार विधायक बने, मंत्री भी बने और उनको मुस्लिम भी वोट देते थे जनसंघ के समय में, जबकि कट्टर हिंदुत्व की बात होती थी जनसंघ की ओर से। और मुस्लिम भी उस इलाके के उनको वोट देते थे क्योंकि उन्होंने मुस्लिमों के इलाके में भी बहुत काम किया, सड़कें बनवाई, पेयजल की व्यवस्था करवाई, उनको आवास दिलवाया, ये सब काम उन्होंने किया। तो दिल जीता तो वोट मिला। अगर सिर्फ पैसे बांट के आप वोट खरीदने की कोशिश कीजिएगा तो कल कोई दूसरा आएगा, ज़्यादा पैसे देगा, वो वोट उधर चला जाएगा। तो इस पर खुली एक बार बहस होनी चाहिए। ये लोकतंत्र के हित में है कि ऐसे विचार आते हैं तो उस पर चर्चा हो। बिल्कुल। तो देखिए, देवेश चंद्र ठाकुर ने जो बयान दिया उस पर तो हो हल्ला मचा ही है, लेकिन बीजेपी कोटे के मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के हैं, और उन्होंने जो एक बयान दिया है सोशल मीडिया पर उसकी खूब चर्चा है, लेकिन उनके इस बयान से जेडीयू सहमत नहीं है। आप कह सकते हैं कि बीजेपी और जेडीयू में इस बयान ने दरार पैदा कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से दिलीप जायसवाल का ये कहना है कि जो योगी मॉडल यूपी में है वही मॉडल बिहार में भी चलेगा और अब अपराधियों को सीधे ठोक दिया जाएगा, इसके लिए एक एसटीएफ का गठन हर जिले में होगा। अब दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड कह रही है कि बिहार में योगी नहीं नीतीश मॉडल चलता है और यहाँ पर काम कानून के हिसाब से होता है। अब दिलीप जायसवाल ने तो कह दिया, जेडीयू ने तो सीधे तौर पर इनकार कर दिया। कहा जाए कि अब इस मुद्दे ने दोनों पार्टियों में इस बयान के बाद दोनों पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, दोनों माने जदयू और भाजपा के भीतर। इसको कहा जा सकता है कि माने ये जो बयान तुरंत काउंटर बयान हुआ है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कह दिया और फिर बाद में किसी ने पूछा हो, उन्होंने तुरंत काउंटर किया है। तो मतलब ये है कि नीतीश कुमार जिस शासन व्यवस्था को चला रहे हैं वही व्यवस्था अच्छी व्यवस्था है, ये कहने का जदयू का है। ये भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है योगी मंडल की बात। सम्राट चौधरी ने कई बार पहले कहा कि उनका हम गया में पिंडदान करवा देंगे अपराधियों का, लेकिन ये भी मानना होगा नीतीश कुमार की सरकार को कि बिहार में हाल के दिनों में विधि व्यवस्था खराब हुई है, और जब से वो आरजेडी के साथ चले गए थे उसके पहले से ही एनडीए के साथ थे, तब भी पिछले 2-3 सालों से कह सकते हैं कि विधि व्यवस्था का हाल बहुत बुरा है। बालू माफिया का मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है, शराब माफिया उसी तरह से बढ़ा हुआ है, और हत्या माने और फायरिंग करना, सरेआम गोली चलाना, लोगों को लूट लेना, और छोटी छोटी बात माने औरतें अगर जा रही हैं तो उनका चेन छीन लेना, कोई किसी का मोबाइल छीन लेना, ये माने शासन व्यवस्था अगर सबसे वर्स्ट स्थिति में रहती है तब ये होता है। छिनतई, लूट, चोरी, हत्या, डकैती, तो वो स्थिति बिहार की बन गई है। तो ऐसी स्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि अपराधियों पर नकेल कसने के लिए मोदी योगी मॉडल होना चाहिए, तो ये उसकी एक मांग है, उन्होंने कहा है। नीतीश कुमार इस पर कितना कुछ करते हैं ये देखना होगा। हालांकि हाल के दिनों में नीतीश कुमार जब अब सरकार में गए हैं, जब से एनडीए के साथ गए हैं, तो उनकी चिंता बढ़ी है और उन्होंने निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि कानून व्यवस्था को ठीक किया जाए, लेकिन अब वो कितना इसमें सफल होते हैं ये देखना होगा।
अब देखिए, कल तो कैबिनेट की बैठक भी उन्होंने बुला ली है। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही ये दूसरी बार लगातार बैठक होने जा रही है, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं जेडीयू और बीजेपी में जो बयानबाजी इस मुद्दे को लेकर हो रही है? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि मंत्रियों को बयान देने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। मंत्रियों का तो काम बोलना चाहिए ना, सरकार का काम बोलना चाहिए, काम के द्वारा उसको जनता को मैसेज देना चाहिए। जब आप काम नहीं कीजिएगा तो ऐसे ही गाल बजाना पड़ेगा पब्लिक मीटिंग में। ये बातें आप सरकार के अंदर कैबिनेट की मीटिंग में या मुख्यमंत्री से मिल करके भी कह सकते हैं कि भाई विधि व्यवस्था खराब हो रही है, लोग परेशान हैं, यानी कि वहाँ नहीं कहेंगे। मगर ये जनता को बरगलाने का एक तरीका है, हथकंडा है ये, और भाजपा के लोग इसमें माहिर हो गए हैं। तो घूम घूम के भाषण करते हैं। तो ऐसे ही हमको याद आ रहा है पुराना प्रसंग, जब बैलेट पेपर से वोटिंग होती थी तो चुनाव के समय चीफ सेक्रेटरी एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और कहते थे कि बूथ लुटेरों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। और एक भी गोली नहीं चलती थी, एक भी बूथ लुटेरा नहीं मारा जाता था और सैकड़ों बूथ लूट लिए जाते थे। तो वैसे ही ये मंत्री अब कर रहे हैं, घूम घूम के कह रहे हैं। कोई कह रहा है कि पिंडदान करा देंगे, कोई कह रहा है कि SIT गठित करके और उसको मौत के घाट उतरवा देंगे, कोई कह रहा है कि गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। मगर गुंडे और बदमाश जो हैं सर पर चढ़ के तांडव कर रहे हैं, वहाँ इनकी कुछ चल नहीं रही है। तो जब सरकार कुछ कर नहीं पाती, मंत्री कुछ कर नहीं पाते, खुद को बेवश और लाचार मानते हैं, तो फेस सेविंग के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। तो ये मंत्रियों का फेस सेविंग के लिए दिया गया बयान मैं मानता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और जनता भी ये समझती है कि ये बयानवीर लोग हैं, ये करेंगे कुछ नहीं, ऐसे ही सिर्फ बयान देंगे। अब सवाल है कि नीतीश कुमार की पार्टी कितना सहमत है इनके बयानों से? नीतीश कुमार की पार्टी इस तरह के बयान नहीं देती है, वो दूसरे ढंग पे चलती है। तो वहाँ के कानून के हिसाब से शासन चलेगा और सुशासन है। वो तो मानते ही नहीं कि अपराध बढ़ा है, तो वो क्यों देंगे बयान अपना? वो तो कहते हैं सुशासन है, न्याय का राज है, एकदम अमन चैन है। समझने वाली बात ये भी है कि जब दिलीप जायसवाल ये बात बोल रहे थे तो वो उस समय रुपौली में मौजूद थे और जेडीयू के जो कैंडिडेट हैं कलाधर मंडल, उनका नामांकन सभा था। और उसी दिन पटना में बीमा भारती के आवास पर पुलिस पहुंची थी। उनके बेटे की खोजबीन हो रही है, मर्डर में आरोपी बनाए गए हैं और उनका साफ कहना था कि अब रुपौली में ये सब नहीं चलेगा, अपराधियों को सीधे ठोक दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट इशारा था। निश्चित रूप से इसके राजनीतिक मायने ही हैं, ज़्यादा राजनीतिक मायने हैं। सरकार को या मंत्रियों को इस बात की चिंता नहीं है कि राज्य में विधि व्यवस्था ठीक है कि खराब है, वो अपने अपने मौज में है। लेकिन इस बयान का एकदम सीधा सीधा राजनीतिक वो है, मायने है। रुपौली में जो चुनाव होने जा रहा है, अवधेश मंडल और उनकी पत्नी को टिकट मिल गया, उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया। सीधी लड़ाई अगर जदयू NDA को है तो अवधेश मंडल की पत्नी बीमा भारती से होगी। तो वहाँ पर माने वो बैड एलिमेंट के तौर पर वो जाने जाते हैं, उनका एक आपराधिक छवि है। तो इसलिए सरकार ये माहौल बनाने की कोशिश करेगी कि आपराधिक छवि वालों को माफ़ नहीं करेंगे, कुछ करेंगे, ये सब करके एक माहौल बनाया जाएगा और वहाँ चुनाव जीतने की कोशिश होगी। इस बयान का अभी मतलब यही है। अब बीमा भारती को तो टिकट मिल गया है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। नॉमिनेशन के लिए 2 दिन और बचा है। पहले कलाधर मंडल ने नॉमिनेशन कर लिया, अब बीमा भारती ने भी नॉमिनेशन कर लिया। हो सकता है निर्दलीय शंकर सिंह कल नामांकन अपना पर्चा भर दे। लेकिन इसी बीच जो पप्पू यादव का बयान है कि वो अपराधियों की मदद नहीं करेंगे, अगर कांग्रेस या CPI का कैंडिडेट होता तो उसके लिए वो कुछ कर सकते थे। सीधा सीधा कहा जाए कि वो राजद के खिलाफ हो गए हैं, तेजस्वी यादव के खिलाफ हैं, बीमा भारती को हराने के लिए जान लगा देंगे। तो चुनाव में तो वो खिलाफत करेंगे, मगर बीमा भारती के साथ हमको लगता है कि वहाँ सहानुभूति मतदाताओं को मिलेगी। अच्छा। क्योंकि वो लोकसभा हार गई हैं, उनकी विधायक रही हैं, लगातार कई बार से विधायक रही हैं और इस्तीफा दे के चुनाव लड़ा है। तो इसलिए वो चाहती तो इस्तीफा नहीं भी दे सकती थी, बिना इस्तीफा दिए लड़ सकती थी चुनाव। विधायक पड़े हुए हैं तो इसलिए वो उन्होंने एक उदाहरण तो पेश किया। तो इसलिए हो सकता है कि सहानुभूति मतदाताओं की मिल जाए उनको और जीत जाएं, मगर इसकी संभावना कम लगती है।
अब देखिए वहाँ मुकाबला कैसे होता है। अभी तो नॉमिनेशन ही चल रहा है। जब सभी उम्मीदवार सामने आ जाएंगे तब स्थिति पता चलेगी कि क्या वहाँ होने वाला है। एक महागठबंधन में रार थोड़ी सी बनी थी कि सीपीआई या आरजेडी ने फिर एक तरफा फैसला लिया है, किसी भी पार्टी से कोई बातचीत नहीं की और सीधा अपना कैंडिडेट उतार दिया। और बीमा भारती तो पैर छूते नजर आ रही थी लालू यादव का, कल शायद टिकट के लिए जो माहौल उनके खिलाफ बन गया था उसे उन्होंने किसी तरह सुधारा। लेकिन जिस तरीके का वहाँ माहौल है, पप्पू यादव कितना बड़ा फैक्टर आपको बनते दिखाई देंगे? क्या सच में पप्पू यादव इतने बड़े फैक्टर हैं कि वो रुपौली में हरा देंगे बीमा भारती को? रुपौली में हमको नहीं लगता है कि वो ज़्यादा कुछ प्रभावित कर पाएंगे। उनके जो समर्थक होंगे वो उनके कहने पर जरूर करेंगे, मगर महागठबंधन में रार जैसी कोई बात नहीं है। ये हम लोग कहते हैं कि रार है। महागठबंधन के तो एकमात्र नेता लालू प्रसाद हैं। अच्छा। वो जो कहेंगे वही होगा और उनका फैसला है। बीमा भारती लड़ेगी तो बाकी लोग कहते रहें, तो कोई रार नहीं है वहाँ। सीपीआई समर्थन करेगी? बिल्कुल करेगी, जाएगी कहाँ? सीपीआई और सीपीएम या वाम पार्टियाँ जो हैं या कांग्रेस ही कहाँ जाएंगी? एक बार लालू हड़केंगे सब लोग ये हो जाएंगे। पूर्णिया में तो कांग्रेस ने साथ नहीं दिया। नहीं दिया, मगर वहाँ फिर ये किया, वो उस पप्पू यादव का भी सपोर्ट तो नहीं किया कांग्रेस ने। कांग्रेस ने कोई सभा नहीं की, न कहा कि हमारे उम्मीदवार हैं। तो कांग्रेस ने तो लालू यादव के कहने पर ये सब किया ना। तो इसलिए लालू यादव का फैसला वहाँ अंतिम है। अंतिम फैसला है। उसमें एक खाली देखिए सीधा ये लड़ाई जो है ना नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा का सवाल है। नीतीश कुमार की पार्टी की कद्दावर नेता हैं लेसी सिंह, जो उनके करीबी भी हैं, और बीमा भारती से उनकी एक पुरानी अदावत है। नीतीश कुमार की पार्टी छोड़ने के समय बीमा भारती ने भी बहुत बयानबाजी की थी और नीतीश कुमार ने भी व्यक्तिगत तौर पर कहा था कि उनको तो ठीक से पढ़ने भी नहीं आता है, मैंने उनको मंत्री बना दिया था। तो नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा का सवाल है। और ये जो एनडीए के जो प्रत्याशी हैं, इनको जिताने के लिए माने सरकार की तरफ से खास तौर पर एनडीए का नीतीश कुमार का जो तंत्र लगेगा वो उसमें लगेगा कि किसी तरह से बीमा भारती को हराया जाए। पप्पू यादव की जो बात कर रहे हैं, पप्पू यादव आखिरकार यही करेंगे कि उनकी भी प्रतिष्ठा का सवाल है कि उनको आरजेडी को किसी तरह से नीचा दिखाना है। तो ऐसी परिस्थिति में पप्पू यादव कहीं ना कहीं एनडीए को भी सपोर्ट कर सकते हैं बीमा भारती को हराने के लिए। तो वो असल में नीतीश कुमार के माने इस दल को जो है वो फायदा मिल जाएगा और एनडीए के प्रत्याशी मजबूत हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। एनडीए के लिए एक झटका क्या ये हो सकता है कि शंकर सिंह जो निर्दलीय आए वो नुकसान पहुंचा दे? हाँ, शंकर सिंह उस इलाके में अपना प्रभाव रखते हैं। हालांकि एक चुनाव में तो उनको बहुत कम वोट मिला था, लेकिन एक बाहुबली की छवि उनकी भी है। दूसरे नंबर पर। हाँ, पिछले बार दूसरे नंबर पर रहे थे। और पार्टी भी ये चाह रही थी कि 25,000 से ज़्यादा का अंतर रखने वाले कुछ ही ऐसे प्रत्याशी को चुना जाए जो इस अंतर को रखता हो, तो उसमें वो फिट बैठते थे। लेकिन आखिरकार उनको एनडीए से टिकट नहीं मिला। तो अगर वो खड़े हो जाते हैं तो वो घाटा पहुंचा सकते हैं निश्चित रूप से। तो देखिए, अब चुनावी माहौल में कौन किसका कितना नुकसान करेगा, कितना फ़ायदा पहुंचाएगा, ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन बिहार की जो सियासत है उसमें देवेश चंद्र ठाकुर ने एक बयान दिया, दूसरी बार मंत्री दिलीप जायसवाल ने बयान दिया, और इन दोनों के बयानों से बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। दिलीप जायसवाल के बयान से तो जेडीयू ही सहमत नहीं है और देवेश चंद्र ठाकुर के बयान से जेडीयू के अंदर ही बगावत है। पार्टी के कई नेता विरोध में खड़े हो गए हैं, माफ़ी मांगने की बात कही है। अब देखिए बिहार की सियासत में और क्या कुछ घटता है। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।